रहे हैं असल में। बहुत सारा डाटा होगा आपके पास, कई लोगों ने कहा होगा 12%, कहीं ने 19% बोला होगा, 22% मिला होगा, तो 5 से 7 भी मैं ओवर ऑप्टिमिस्ट होके कह रही हूँ। किसी जर्नलिस्ट ने ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट को होता है कि हम पूरे सबूत के साथ जो खबर है जो अपनी छापें, तो उसने ये प्रूव करने के लिए क्या किया कि उसने एनपीएस का तो मैं अपने आप को रजिस्टर कर दिया और उसने सेफेस्ट जो बॉन्ड जो चॉइस थी वो ली। उसने किया 80% डाला गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो लास्ट वाली मैंने 55 एज की बताई थी, तो उसने गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला 80% और उसने सिर्फ 20% डाला इक्विटी में और 15 महीनों के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की। तो 15 महीनों के बाद उसको पैसा मिला अपनी निवेश से भी कम। अब क्या हुआ होगा कि या तो कॉस्ट ज्यादा हुई होगी निवेश के ज्यादा, या फिर जो आपके पब्लिक फंड मैनेजर्स लिख रखे हैं उन्होंने कि आपको नहीं आता, आपकी जगह हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, हम सोचेंगे कि मार्केट कहाँ अच्छी चल रही है, हम सोचेंगे कि कौन से फंड में पैसा लगाना है, आपकी जगह हम सोचेंगे, हम आपके कस्टोडियन हैं। तो क्या उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं देखा कि मार्केट जो है वो कहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी? तो इसका एक जो इसकी आलोचना हो रही थी वो ये था कि एनपीएस तो रिटर्न्स अच्छे देता है लंबे समय में। ये तो 15 महीने की बात थी, 15 महीने में तो कम हो सकता है। तो ये मैं लंबे समय की बात बता रही थी कि ये 5 साल से लेके ऑन एन एवरेज 7% का होगा। और अगर आप 18 साल के लिए 18 साल की उम्र में आप लगाया हुआ है तो आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो सकता है 9% पे चले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत लंबा समय बहुत ओवर ऑप्टिमिस्ट भी हो। ऐसे ही कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने साबित किया है कि अभी भी अगर आप कुछ ऐसा सोचो, मान लो हमने 42 ईयर सोचे, मान लो कि पहले 20 साल पीपीएफ में पैसा लगा लिया, कुछ का चलो मार्केट का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, पहले 20 साल हमने पीपीएफ में पैसा लगाया और पीपीएफ में रिटर्न्स 8.7 होता है, तो 20 साल पैसा हमने लगा लिया पीपीएफ में। उसके बाद 20 साल बाद हमने एक नया पीपीएफ ले लिया क्योंकि हम उसको 42 ईयर्स में नहीं ले सकते। जैसे ही 20 साल बाद वो पुराना पीपीएफ मैच्योर हुआ तो उसको इक्विटी लिंक्ड किसी भी जो है, मतलब इक्विटी में, मतलब हम गवर्नमेंट वाली एनपीएस वाली इक्विटी में नहीं, बाजार में बहुत सारी इक्विटी शेयर में हमारी सेविंग्स होती हैं, तो इक्विटी में भी हम लगा लें। तो मान लीजिए उसका ऑन एन एवरेज 10% उसका रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसको हमने लगा दिया फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, हमने उस पर लगा दिया और नया पीपीएफ खरीद लिया 20 साल के लिए। फिर तो 42 साल आपकी जो आपने एनपीएस में लगाना था, तो 20 साल 40 साल हो गए आपके। एक तो वहां पे चल रही है आपकी इक्विटी और इधर आपने नया एनपीएस ले लिया, तो 40 साल में उसमें आपने अगले 20 साल में भी 8.7% का जो उस पे ब्याज लिया, बाकी रह गए 2 साल। जब आपने ये आपका फंड जो आपका मैच्योर हुआ 20 साल बाद, इसकी आपने एफडी करवा दी 2 साल की, और 2 साल की जो एफडी पोस्ट टैक्स आपकी 6.5 6.4 पे आपको वो पूरी हो जाएगी। और उधर 42 साल के लिए हम एनपीएस जो है वो लगाते हैं ऑन एन एवरेज 9%, 10% भी लगा लो चाहिए। तो आप कैलकुलेट करके देख लो, मतलब आपकी, मैं आपको ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं करती, आपका जो कलेक्शन है वो एनपीएस में कम होगा, एनपीएस में आपका कलेक्शन कम होगा। आप क्योंकि उसमें कई तरह की जो हिडन कॉस्ट है, हमें बोला जाता है कि ये लो कॉस्ट है, बोला जाता है कि इसमें सिर्फ 0.25% जो है वो हमारी पब्लिक फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट है, पर आपको शायद कोई नहीं बताता कि इसमें कई इंटरमीडियरीज हैं। जैसे एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो जैसे हम बैंक्स जो या जो भी आपका जो खाता वगैरह जो आपके पहला पॉइंट होता है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो इसमें पॉइंट ऑफ, ये सुनने वाली बात है क्योंकि ये आपके खातों को खा रही है। जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो वन टाइम 200 रुपए काटे जाएंगे और ये आपकी इनिशियल कंट्रीब्यूशन में से कट हो जाएंगे। अगर आपने 1 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया तो उस 1 लाख में से 200 रुपए तो आपके माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.25%, मतलब 100 रुपए का आपकी 100 रुपए की तो होती नहीं वैसे, क्योंकि मिनिमम हमारी 500 की है, चलो 100 रुपए में कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम 100 रुपए की बात कर लेते हैं। 100 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 25 जो मतलब उस पे है 2.5 25 0.25, तो उसमें मतलब आपके इतने वो चले जाएंगे। इसमें भी 0.25 का मतलब ये नहीं कि आपके उसमें 25 पैसे गए या 2-2.5 रुपए गए, उसमें भी मिनिमम चार्जेस 20 हैं।
अगर आप 100 लगाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2.5 रुपए लगा रहे होगे या 25 पैसे लगा रहे होगे। असल में आपको कम से कम 20 रुपए तो देने ही होंगे। हाँ, उसकी उन्होंने अधिकतम सीमा भी तय कर दी है कि 25,000 होंगे, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं। और इस पे 20 रुपए की आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है। जैसे आपको एड्रेस चेंज करना है, जैसे आपको नॉमिनी का नाम चेंज करना है, आपको फोन नंबर चेंज कराना है, जो हमारी जनरल बातें हैं, तो 20 रुपए आपके जितनी बार करोगे उतनी बार आपके 20 रुपए जाएंगे। जैसे भूल गए, हो मैं एड्रेस तो चेंज करवाया ही, मेरा फोन नंबर रह गया, अगली बार जाओ 20 रुपए और दो उनको, तो 20 रुपए आपके वो हो जाएंगे। तो ये भी आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसमें से चले जाएंगे, 20 रुपए अलग से ले लेंगे, वो आपके अकाउंट में नहीं दिखेंगे। इसके अलावा जो CRA है, जो आपकी रिकॉर्ड एजेंसी है, रिकॉर्ड एजेंसी आपको NPS ओपन करने के टाइम पे 40 रुपए चार्ज करती है और उसके बदले में आपकी यूनिट कैंसिल कर देती है। ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने, मान लीजिए आपने 200 रुपए लगाए और 10-10 रुपए की यूनिट थी और उसमें आपके पास 20 यूनिट्स आई, क्योंकि 10-10 रुपए की यूनिट और आपने 200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपकी 20 यूनिट्स हुई और उस पर आपने 40 रुपए खर्चा लगाना है, तो 4 यूनिट्स निकल जाएंगी, आपको 20 नहीं मिलने वाली। जो आपके नाम पे बोलेंगी वो 16 यूनिट्स होंगी, क्योंकि 40 रुपए उन्होंने वहां पे काट लेंगे। ये एक बार में ही होगा। उसके बाद आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए हर बार, हर साल 95 रुपए काटे जाएंगे और ये भी आपकी यूनिट्स को कैंसिल करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपकी, अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, हर एक ट्रांजैक्शन में 3.75 रुपए हैं जो वो आपके हर बार कटेंगे, हर बार। उसके बाद जो पेंशन फंड मैनेजर है वो 0.01% जो है वो लेता है आपके निवेश का। आम करके क्या होता है कि हमें जो दिखाया जाता है कि ये लो कॉस्ट है, तो हम इस 0.01% की बात करते हैं या 0.25% की बात करते हैं। इसके बाद एक पेंशन फंड कस्टोडियन है जो कि 0.0032% वो करता है। छोटी छोटी बातें आपको टुकड़े टुकड़ों में बताते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कम है। और जो NPS ट्रस्ट है वो इसमें से 0.01% जो है वो काटता है। इतना पैसा हो गया जो कटौतियां हैं। इस पे GST भी लगेगा 18%। इस सब पे सिर्फ एक NPS ट्रस्ट का जो उसकी कॉस्ट है उस पे उन्होंने बड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि नो सर्विस टैक्स। इसका मतलब बाकी जो है वो दे आर सब्जेक्ट टू द सर्विस टैक्स। उस पर 18% आपकी जो टोटल वो होगी उस पर 18% आप वो भी लगा दो। तो ये पता लग रहा है इस पे कि आप असल में किसको उत्साहित कर रहे हो, NPS सब्सक्राइबर को नहीं, NPS फंड मैनेजर को। उसको आप इंसेंटिव दे रहे हो कि इतना तुझे कमीशन मिलेगा, इतना आपको जो CRA बना दी, इतनी बड़ी वो एजेंसी खड़ी कर दी, वो इतने सारे पब्लिक फंड मैनेजर्स जो लगा दिए, तो उनको हम बताते हैं कि हर बार आपके पास मुर्गा आएगा और हर पास आप उसकी बोटी एक काट के अपने पास रख सकते हो। तो ये कॉस्ट है जो आपको कभी भी बताई नहीं जाती। जो मैं रिटर्न्स की बात कर रही थी ना, तो उसमें एक बड़ी जो हम रिटर्न्स पे लिखते हैं कि 28%, 29%, हम उसकी बाद में भी बात कर लेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो उसमें जैसे होता है ना कि वो शराब की बोतल पे या सिगरेट के उस पे छोटा छोटा लिखा होता है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, छोटा छोटा करके वो नीचे से छोटा सा लिख देते हैं, बस अपनी वो जिम्मेदारी से पूरी कर लेते हैं। ऐसे ही जो आप कोई भी डाटा देखोगे उसके नीचे छोटा सा लिखा होगा, जो आपकी नजर में शायद रह जाए, वो छोटा सा लिखा होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि 28% है, वो नीचे से वो लीगली जो अपने आप को सेफ हो जाते हैं कि जो पुरानी परफॉर्मेंस पे मत चाहिए। जैसे आप वो बोल रहे थे कि क्या हम कंज्यूमर में कोर्ट में उसका वो कर सकते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को, तो ये इसको चैलेंज किया जा सकता है कि आपने कंज्यूमर को वो आपको उसको भरमाया, कंज्यूमर ने ये देखे कि इसमें 28% है, इसमें 22% है, तो दैट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ या फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर में कहीं भी जा सकती है, वो 2% पे भी जा सकती है, उसकी मर्जी। भाई आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? मार्केट है, वो तो आजाद है, बंधे हुए तो आप हो। तो ये थी बात हमारी अपनी निजी, पर हम मुक्त नहीं हैं, हम एक सिस्टम के पार्ट हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कत्ल के पीछे मंशा क्या है, जब हम कोई भी डिटेक्टिव सीरियल देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कत्ल के पीछे मंशा क्या थी, किसका जो मोटिव है वो पूरा होने वाला था। वो था आपकी उदारीकरण की नीतियों का, विदेशी निवेश का, पूंजी का, आपकी निजी पूंजी का,
तो जैसे विदेशी निवेश ने जब आना था, ये बात मैंने शायद पिछली बार भी की थी, तो जिन कंपनियों ने यहाँ पे आके हमारी बड़ी सरकारी कंपनियों को टेक ओवर करना था, तो सबसे पहले उनके दिमाग में था कि जो आपके जो पर्सन आपके जो लाइबिलिटीज भी वो लेंगे ना, एक तो नई कंपनी आई, एक उसने आके आपकी कंपनी को टेक ओवर किया, तो आपका जो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया, आपका स्टाफ भी उसमें उन्होंने लिया, तो उस स्टाफ को जब आप लेगोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटीज भी लोगे, तो इतना बड़ा पेंशन फंड उस पर खड़ा हुआ है। तो डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स आपको ये कहते हैं कि बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लो कि आप विदेशी निवेश वाले लोगों के आंखों में अच्छे साबित हो। तो हम उनके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ईज ऑफ हायरिंग वर्कर्स, ईज ऑफ फायरिंग वर्कर्स, दोनों उनके साथ हम उसका समझौता करते हैं। और ईज ऑफ फायरिंग वर्कर्स मतलब उनको निकाल देना, ये ज्यादा इस पे एम्फेसाइज किया जाता है। तब वो आते हैं जब वो हमसे हाथ मिलाते हैं, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि पूरी होंगी तभी वो आएंगे। अब एक थोड़ा सा जो डाटा हम देख सकते हैं कि 2009 से लेके 2018 तक हमारे जो सब्सक्राइबर है एनपीएस के, वो 4 लाख से बढ़कर 115 लाख हो गए, और जो इसमें से निवेश बढ़ा वो 2277 करोड़ से 2277 करोड़ से 2,30,761 करोड़ हो गए, 2,30,761 करोड़। ये वो मनी है जो विदेशी निवेशक और आपके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंश्योरेंस के या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स, वो 42 साल तक खुली खेल के लिए अपने पास रखेंगे। ये वो मनी है जो उनके पास चली गई है, और आप इसमें वो बन रहे हो, उनका शिकार बन रहे हो। आइडियली सोचें तो वर्ल्ड बैंक जिसने हमें ये कहा था कि उसकी डायरेक्शन पे हमने ये सारा जो एनपीएस के जो सारे रिफॉर्म्स किए थे, पेंशन रिफॉर्म्स हम जिसको बोलते हैं, तो आइडियली सोचें जो उनका ओरिजिनल मॉडल था वो था कि वो 3 पिलर मॉडल होता है। तो जो फर्स्ट पिलर होता है, फर्स्ट पिलर में आपको कुछ भी हो जाए तो सरकार आपकी जिम्मेदारी वो उठाती है, कुछ भी हो जाए, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो जाओ, आप काम करने के योग्य ना रहो, तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। और सेकंड पिलर जो होता है, सेकंड पिलर आप इसको टायर 1 टायर 2 भी बोल सकते हो। सेकंड पिलर जो होता है वो है कि जिसमें आप सक्षम हो तो आप ये कर सकते हो कि कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया, कुछ आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें 50-50% और कोई भी प्री डिफाइंड रेशो के साथ हम मिल के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो मतलब जैसे वो ये सेकंड पिलर है एक्चुअली जो जीपीएफ वाला है। और थर्ड पिलर होता है कि आपके किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ भी डिफाइंड नहीं, तो थर्ड पिलर में आपकी वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, तो आप थर्ड पिलर में लगा सकते हो। दुनिया में कोई भी देश, मेरी इस बात को आप चैलेंज कर सकते हो, दुनिया में किसी भी देश में सेकंड एंड थर्ड पिलर विदाउट फर्स्ट पिलर चल ही नहीं सकता। अगर आप वेलफेयर गवर्नमेंट हो तो आपको पहले अपना फर्स्ट पिलर जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना होगा। कनाडा के बारे में बहुत कहा जाता है कि कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, हम उसकी बड़ी गुणगान करते हैं। नया कोई विदेश में जाता है तो आके बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाता है। तो उनका फर्स्ट पिलर बहुत स्ट्रांग है। उनकी कनाडा पेंशन प्लान है जो सीपीपी उसको बोलते हैं, तो उसमें काफी पैसा जो है उन्होंने मार्केट में डाला, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री या मार्केट में डालेगा ही, पर उन्होंने अपने लोगों को चुप करवाया हुआ है वो फर्स्ट पिलर बना के। तो फर्स्ट पिलर एटलीस्ट आपको एक थोड़ी सी, आप ये सोच सकते हो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको दे रहा है, लेकिन आपको बुरी तरह से मार्केट के सहारे पे छोड़ दिया गया है। अब इसके पीछे जो बहाने लगाए जाते हैं, एक बहाना तो ये है कि सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया, और दूसरा बहाना ये है कि रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। अब पहली बात कि सरकार का खर्चा, जो दोनों बहाने जो हैं आप इसको गलत साबित कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 3 स्टेट्स हैं हम जिनकी एग्जांपल दे सकते हैं। एक त्रिपुरा, केरला अब शायद नहीं, क्योंकि केरला ने इसको अडॉप्ट कर लिया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का एक डाटा था कि अगर ये माने कि हमारा जो पेंशन बिल है वो 15% पर एनम से बढ़ रहा हो, पेंशन की जो पेमेंट्स हैं, और टैक्स बढ़ रहा हो 18% के, वैसे उनका 20% बढ़ रहा है, हम थोड़ा सा नीचे करके लेके आ रहे हैं, 18% उनका बढ़ रहा हो पेंशन बिल, तो आपकी जो पेंशन टू टैक्स रेशो है वो कम होती जाएगी। क्योंकि एक चीज एक तो ज्यादा है, एक तो 100 रुपए है और ऊपर से बढ़ रही है वो 18% पे, वो तो 118 हो जाएगी। एक 10 रुपए है और वो अगर 2% से बढ़ी है तो वो 12 होगी।
तो आपका जो पेंशन वो टैक्स रेशियो है वो आपका कम होता जाएगा, मतलब आपका पेंशन का बर्डन है जो असल में वो कम हो रहा होता है। और अगर हम ये सोच लें कि सारे लोगों को पेंशन दें, मान लो वैसे तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत छोटा है, सिर्फ 7 से 8% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और हम उसका हिस्सा हैं। मान लो कि हम सभी को एक मिनिमम पेंशन 2000 रुपए दें। 8 करोड़ लोग, मौजूदा जो सेंसस है उसके मुताबिक 8 करोड़ लोग ग्रेटर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में हैं और 2000 उनको सब महीना हम उनको पेंशन दें, कितने हुए? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 महीने का, तो ये बनता है 1,92,000 करोड़ रुपए। 1,92,000 करोड़ रुपए, जो कि आपकी जीडीपी का सिर्फ 0.1% बनता है, टोटल जीडीपी का। और हम कह रहे हैं कि खर्चा बहुत है। अब इसको देखो इस नजर से कि आप हर साल कॉरपोरेट सेक्टर को डिफरेंट टैक्स एग्जाम्पशन में 50,000 करोड़ रुपए हर साल दे रहे हैं। तो क्या अच्छा, इसके मुकाबले हम और भी देख सकते हैं। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन करने में हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, यूएसए में ऐसा हुआ, फलां देश में ऐसा हुआ, फलां देश में ऐसा हुआ, तो और भी कंपैरिजन कर लो। और कंपैरिजन आप करोगे तो अगर आप देखो कि साउथ कोरिया, जो कि हम कह सकते हैं एशियन इकोनॉमी है, उसमें ये जीडीपी का होता है, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब आपकी जो नेशनल इनकम आप रफली बोल सकते हो, उसका 2% था। हांगकांग में ये 14% था। इटली में और जर्मनी में ये 12% के आसपास था। इटली, फ्रांस और जर्मनी में। इस बात में नहीं हम किसी को कॉपी करना चाहते, हम दूसरी बातों में कॉपी करना चाहते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट के बहाने का कच्चा चिट्ठा। अब दूसरा कि अगर हम ये कहें कि रिटर्न्स जो है वो मार्केट में हायर होते हैं, तो आपको कहा जाता है कि पिछले 28.5 साल का हमारे पास डाटा है, 28.5 साल का, तो उसमें कहा जाता है कि जो इंडेक्स रिटर्न थे वो हैं 18.55% मार्केट के और सिर्फ 4% सरकार के। ये उनकी आर्गुमेंट है। अब इंडेक्स रिटर्न्स क्या होते हैं? इंडेक्स रिटर्न में वही इंडेक्स होते हैं जो मार्केट में टिकते हैं। 28 सालों में लाखों ऐसे जो फंड्स थे वो गए और आए, वो आपकी एवरेज में डिपिक्ट नहीं हो रहे, तो आप उनको उसमें आप देख रहे हो। तो ये बोला जाता है कि हम तो बड़े वाइजली इसको बात करेंगे, हम उन्हीं फंड्स में पैसा लगाएंगे जिस फंड में बेटर रिटर्न्स हों। तो अगर ये इतना ही बेहतर है, अगर इतना ही अच्छा है, सरकार खुद क्यों नहीं हमारा पैसा मार्केट में लगा लेती, हमें वही 8% पे दे दे। हम तो उसमें खुश हो जाएंगे। जीपीएफ रखे, मार्केट अच्छी है, सरकार वाइज है, उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो करे, लगाए पैसा, कहीं भी लगाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा जीपीएफ वो उस पुराने रेट पे, उस ट्रेडिशनल रेट पे दे दे, हम उसको नहीं पूछते। अगर ये इतना ही बेहतर है तो मंत्रियों को छोड़ा भाई, वो तो देश की सेवा करते हैं। मिलिट्री वालों को क्यों छोड़ा? वो तो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो क्या उनके साथ तुम्हारी दुश्मनी है? उनको क्यों छोड़ दिया? तो इतना ही बेहतर था, उनको भी तो शामिल करते। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंट परफॉर्मेंस। उस पर यह है कि हमारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, तो एफडीआई आ रही है इंश्योरेंस में 49%, पहले हुआ करती थी 26%, उससे पहले अलाउड नहीं थी। तो इंश्योरेंस में हम 49% एफडीआई अलाउ कर रहे हैं। जब ग्लोबल कैपिटल आ जाएगी तो एक छोटा सा सीधा सा फार्मूला है, बहुत सारी इकोनॉमिक्स में इसमें नहीं घोटने वाली, कि जैसे चीजों का मार्केट में बहुतात हो जाए तो रेट्स जो है वो डाउन जाते हैं। एनपीएस के शुरू के दिनों में मार्केट में कैपिटल कम होगी तो रिटर्न वो है हायर दिखे होंगे। हम कहाँ लेते थे ये पैसा मार्केट में? शेयर कब खरीदते थे? अभी भी हमें कहते हैं कि एफडी ले लो, वह बैंक वाले हमारे पीछे घूमते हैं, हम उसको सेफ रिटर्न वाली कोई प्लान है वो बताना। तो हमारी आदत नहीं, हम लोग रिस्क लवर नहीं है, हम रिस्क अवॉइडर हैं, तो हम नहीं लेते थे।